तो नमस्कार मित्रों, ग्रुप डी की वैकेंसी निकल चुकी है, तैयारी में भी लग जाइए। हमारे पास आज का टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये फिजिक्स का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो ग्रुप डी में पूछा जाता है। आज हम समझेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कार्य। कार्य यानी कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित है हो जाती है तो इसे उस वस्तु पर किया गया कार्य कहते हैं। मान लिया हमारे पास कोई वस्तु है, इस पर हमने बल लगाया और इस बल की वजह से वो वस्तु उस जगह से खिसक गई, या फिर हम कह सकते हैं विस्थापित हो गई, तो उसे हम कहते हैं बल। यानी कि किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले, वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरी, यहाँ पर वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य हुआ है या फिर उस वस्तु पर कार्य हुआ है। कार्य का हमारे पास प्रतीक होता है W, बल का हमारे पास प्रतीक होता है F और विस्थापन का हमारे पास प्रतीक होता है S। यानी कि हम कह सकते हैं W बराबर F गुणा S। तो ये था हमारे पास कार्य का सूत्र। और अब है हमारे पास मात्रक। मात्रक से कई बार प्रश्न पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है मात्रक। मात्रक हम देखो, एक तो सूत्र से निकाल सकते हैं और एक उसका यूनिट मात्रक होता है जिसे एसआई मात्रक भी कहते हैं। सूत्र से निकला हुआ मात्रक देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन यानी कि ये दूरी है और दूरी मीटर में मापते हैं ज्यादातर, तो वो हो गया हमारे पास मीटर। यानी कि जो सूत्र से निकला हुआ मात्रक है वो है न्यूटन इंटू मीटर, या फिर न्यूटन का प्रतीक है N और मीटर का प्रतीक है M। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अब एसआई मात्रक की बात करते हैं। एसआई मात्रक जो कि एक यूनिक मात्रक होता है हर एक राशि के लिए, वो है हमारे पास जूल, जो कि कार्य के लिए होता है। इसका प्रतीक होता है J, जूल का प्रतीक होता है J। अब एक होता है सीजीएस मात्रक। हमारे पास राशियों को मापने की तीन पद्धतियां होती है। एक होती है एमकेएस और एक होती है सीजीएस और एक होती है एपीएस। हमें एमकेएस में तो मात्रक हमने दिया कि न्यूटन गुणा मीटर। अब हमारे पास है सीजीएस में मात्रक, जो कि कार्य का मात्रक होता है, वो है हमारे पास डाइन। देखो, न्यूटन का सीजीएस मात्रक होगा डाइन, मीटर का सीजीएस मात्रक होगा सेंटीमीटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि कार्य का सीजीएस मात्रक हो गया डाइन गुणा सेंटीमीटर, या फिर इसको अर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर मात्रकों की तुलना भी इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न कई बार बनता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। यानी कि 1 जूल किसके बराबर होगा सीजीएस में? सीजीएस में वो होगा 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। ठीक है। कार्य के गुरुत्वीय मात्रक यानी कि कार्य के अन्य मात्रक जो अन्य क्षेत्रों में काम आते हैं। एक होता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में कितना कार्य किया जाता है या फिर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही चीज है, वो थोड़ा सा फर्क है ट्रांसफर में, यानी कि किया गया कार्य ऊर्जा में निहित होता है या फिर ऊर्जा जो होती है वही कार्य होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे तब एकदम ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये समझिए कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है उसमें 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर कार्य किया जाता है, या फिर इतनी ऊर्जा निहित होती है। एक होता है 1 किलोवाट घंटा, ये ऊर्जा का मात्रक है, या फिर कार्य और ऊर्जा एक ही होते हैं, उसका मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितनी ऊर्जा होगी या फिर कितना कार्य किया जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल काम किया जाएगा, या फिर इतनी ऊर्जा निहित होगी। या फिर देखो, एक और चीज होती है, 1 किलोवाट घंटे को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। जो हमारे घर में मीटर में यूनिट में जो पैसे हम भरते हैं वो ये यूनिट है, यानी कि जो हमारा मीटर मापेगा वो मापेगा 1 किलोवाट घंटे में जो ऊर्जा मापेगा उसी को हम पे करते हैं, तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट का जैसे मान लो 5 रुपए है, तो हमने दिन में 10 यूनिट चलाए 3-4 दिनों में, तो 10 यूनिट का 60 रुपए हो गया। तो वो मापता क्या? एक्चुअली वो ऊर्जा मापता है और हम ऊर्जा का पे
करते हैं। अब हम समझेंगे कार्य के प्रकार। कार्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक कार्य, फिर होता है ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य, यदि हम किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं और बल लगाने की दिशा में वो वस्तु विस्थापित हुई है या फिर उस तरफ बहुत चली गई है, तो इस प्रकार के कार्य किया गया कार्य कहलाता है धनात्मक कार्य। जैसे हम किसी संदूक को खिसकाते हैं तो वो हम जिस तरफ बल लगाते हैं उसी तरफ वो जाएगा, या फिर उसको हम खींचेंगे संदूक को या किसी बॉक्स को तो वो खींचेंगे इस तरफ तो आएगा भी इस तरफ, यानी कि वो जो कार्य होगा वो होगा धनात्मक कार्य। यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं संदूक को धक्का देना या संदूक को खींचना। इस बल को हम प्लस से दर्शाते हैं, या फिर बल के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो वो भी प्लस ही होता है, वो होता है हमारे पास धनात्मक कार्य। दूसरा है ऋणात्मक कार्य। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसका विस्थापन उसके विपरीत हो रहा है तो वो होगा हमारे पास ऋणात्मक कार्य। जैसे हम किसी साइकिल को आती हुई साइकिल को रोकने की कोशिश करते हैं, रोकने के पश्चात वो कुछ दूरी तक हमारी तरफ आ जाती है तो विस्थापन उसके विपरीत हुआ जिस तरफ हमने बल लगाया, तो इस प्रकार के कार्य को कहेंगे हम ऋणात्मक कार्य। यहाँ पर हम वाहन को रोकने का उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा है हमारे पास शून्य कार्य। यदि हम किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं फिर भी वो वस्तु विस्थापित नहीं हो रही यहाँ से या फिर वहां से दूर नहीं हट रही है, तो इस प्रकार के जो कार्य को हम कहते हैं शून्य कार्य। जैसे कोई दीवार है, दीवार पर हम धक्का लगा रहे हैं लेकिन दीवार वहां से हट नहीं रही है, तो यहाँ पर हमने बल तो लगाया लेकिन वहां पर विस्थापन नहीं आया है, इसका मतलब किया गया कार्य होगा शून्य। या फिर कोई आदमी अपने सर पर संदूक लेके खड़ा है या कोई बॉक्स लेके खड़ा है, तो खड़ा तो है, बल तो लग रहा है लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब किया गया कार्य होगा शून्य, क्योंकि उस स्थिति में विस्थापन नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दीवार को धक्का लगाना या फिर किसी वस्तु को लेकर खड़े रहना, ये सब उदाहरण शून्य कार्य के हैं। तो कार्य हमारे पास 3 प्रकार के थे, एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य, एक होता है शून्य कार्य। यहाँ से उदाहरण इंपोर्टेंट बन जाते हैं, उससे कई बार प्रश्न बनता है कि भाई एक आदमी किसी बॉक्स को लेकर के खड़ा है तो इसमें कौन सा कार्य निहित है, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य। देखो विस्थापन नहीं हो रहा तो उसमें शून्य कार्य होगा। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में और उसको समझते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि पहले ही बता दिया मैंने कि जो हम कार्य करेंगे वो ऊर्जा में निहित होगा, या फिर जो ऊर्जा होगी वही कार्य होता है। तो यही यहाँ पर है, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा, यदि किसी ताप या आग से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो होती है उष्मीय ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, सूर्य से या फिर बल्ब से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो होती है प्रकाश ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, जो परमाणुओं से मिलती है ऊर्जा जिससे बिजली वगैरह बनाई जाती है वो होती है नाभिकीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा, जो हमें हवा से ऊर्जा मिलती है वो हो गई पवन ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत धारा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हो गई विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा के मात्रक, देखो मात्रक मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। यहाँ किसी भी राशि के मात्रक इंपोर्टेंट ही होते हैं, उनको तो याद करना ही चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न कई बनते हैं। 2-3 प्रश्न तो देखने को मिल जाएंगे अलग अलग राशियों से। तो ऊर्जा के भी मात्रक होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ऊर्जा कार्य के बराबर ही होता है, किया गया कार्य ही होता है। तो यहाँ पर एक तो ऐसा ही मात्रक हम इसका कह सकते हैं जूल है। दूसरा होता है वाट इंटू सेकेंड, ये भी एक प्रकार का मात्रक है जो ऊर्जा का है। और एक होता है किलोवाट घंटा, ये बड़ा मात्रक होता है ऊर्जा का। अब देखो हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा ही हमारे सिलेबस में है और ये यही पढ़ाई जाती है और यही पूछी जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। या फिर हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, इसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का पहला भाग है गतिज ऊर्जा, उसके बारे में समझते हैं। गतिज ऊर्जा,
गतिशील वस्तु से उत्पन्न ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे कोई हमारे पास जल है, जल गतिशील हो रहा है और जल की वजह से टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने की वजह से विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का उपयोग भी है, यानी कि जल गतिशील है तो उसकी वजह से जो ऊर्जा मिलेगी वो हमारे पास होगी गतिज ऊर्जा। इसका दूसरा उपयोग ये भी हो सकता है, गतिशील बुलेट लक्ष्य को भेद पाती है, यदि वो बुलेट गतिशील नहीं होता तो लक्ष्य को नहीं भेद पाता। और तीसरा उदाहरण देख सकते हैं, वायु की गति से पवन चक्कियां घूमती है। वायु गति करती है जिसकी वजह से वो पंखे घूमते हैं, जिसे पवन चक्कियां कहते हैं, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हमारे पास 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, यानी 1/2 द्रव्यमान मतलब m, वेग मतलब v का स्क्वायर। ये हमारे पास गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। मात्रक वही होगा जूल। गतिज ऊर्जा और समय के मध्य संबंध, ये हमें कई बार पूछा जाता है। तो गतिज ऊर्जा जो होता है संवेग के स्क्वायर बटा 2m के बराबर होता है। यहाँ पर m है द्रव्यमान, ये कई बार प्रश्न बनता है। यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा भाग होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थिति में परिवर्तन से जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वो हमारे पास होगी स्थितिज ऊर्जा। जैसे हमने किसी धनुष बाण के धनुष को खींचा है, उसकी वजह डोरी को खींचा है तो धनुष की आकृति में परिवर्तन हुआ, और आकृति में परिवर्तन होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी या फिर उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होगी उसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर हमने किसी गुब्बारे को दबाया है तो गुब्बारे के दबाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, और आकृति में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा वो होती है स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला होता है ऊंचाई के लिए स्थितिज ऊर्जा। हम किसी वस्तु को उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं तो स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, वो स्थिति में परिवर्तन आता है ऊंचाई की वजह से। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊंचाई के लिए जो स्थिति ऊर्जा होती है वो क्या होती है। ऊंचाई के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। m का मतलब होता है द्रव्यमान, वस्तु का कितना द्रव्यमान है। g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, वस्तु को हम उठा रहे हैं उसमें स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, उस वक्त कितना त्वरण लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, वो हो गया g, जो कि बेसिकली होता है हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। 9.8 उसकी वैल्यू होती है, कभी कभी हम 1% में 10 भी दे देता है तो उसकी वैल्यू होती है 9.8। और h यानी कि कितनी ऊंचाई तक हम उस वस्तु की स्थिति चेंज कर रहे हैं, तो यह होता है ऊंचाई के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। और इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब है हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे हमारे पास है इस गतिज ऊर्जा वाले उदाहरण को भी देख लेते हैं। हमने जल की ऊर्जा चल रही है, जल की ऊर्जा ने टरबाइन को घुमाया है। अब टरबाइन घुमा है तो टरबाइन की वजह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई है, यानी कि गतिज ऊर्जा किसमें चेंज हुई, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा वहां पर उत्पन्न होने से पहले वहां पर कोई भी ऊर्जा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जल वहां पर आया, जल गतिज ऊर्जा की वजह से आया और वो गतिज ऊर्जा टरबाइन को घुमा के विद्युत ऊर्जा में चेंज हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा चेंज हो सकती है एक दूसरे रूप में, लेकिन वो कभी भी न तो उत्पन्न होगी और न ही नष्ट होगी। अब एक उदाहरण देखते हैं सूर्य का। अब सूर्य में हम कह सकते हैं कि ऊर्जा हमें मिलती है तो बढ़ती है, नहीं वो बढ़ती नहीं है, वो वहां पर भी सूर्य में जो रासायनिक क्रियाएं होती है उनके वजह से वो ऊर्जा रूपांतरित होती है, उसके बाद में हमें देखने को मिलती है सूर्य की किरणों की ऊर्जा, तो वो भी बढ़ती है, परिवर्तित होती है, वो भी नई बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, न तो वो उत्पन्न होती है और न ही वो नष्ट होती है, वो एक दूसरे के माध्यम में चेंज होती रहती है। अब तक हमने कार्य और ऊर्जा को समझा, अब हम समझेंगे शक्ति को। किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कि वो जो कोई काम कर रहा है व्यक्ति, वो उस काम करने में कितना समय ले रहा है उसको हम कहेंगे यहाँ पर शक्ति। यानी कि जो कार्य ज्यादा करेगा और कम समय लेगा वो ज्यादा शक्तिमान होगा, और जो कम कार्य करेगा और ज्यादा समय लेगा वो होगा कम शक्तिमान। ये हम अपने दैनिक जीवन में भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे पास शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय।
कार्य हमारे पास होता है मात्रक के रूप में देखें तो होता है जूल, और समय को यहाँ पर सेकंड के रूप में लिखेंगे। अब हम देखेंगे शक्ति के मात्रक। मात्रक हमारे पास एक तो ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है वाट यानी कि W, और एक होता है जो सूत्र द्वारा निकला हुआ मात्रक या फिर अंकीय पद्धति में मात्रक, वो होता है जूल प्रति सेकंड, और एक होता है सीजीएस पद्धति में, वो होता है अर्ग प्रति सेकंड। हाँ, दो इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर है। ये एक अदिश राशि है, यानी कि शक्ति किसी भी दिशा में लग सकती है, उसके लिए कोई दिशा मायने नहीं रखती है, इसे हम अदिश राशि के रूप में व्यक्त करते हैं। एक पीछे बच गया था, कार्य भी अदिश राशि है। ये कई बार पूछा जाता है ऑप्शन में, सदिश अदिश वाला। तो जो हमारी शक्ति होती है वो भी अदिश होती है, और कार्य होता है वो भी अदिश होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।